नेक्स्ट, फिर मैंने आपको ये बोला, देखिएगा, अब आप असेट अकाउंट को क्लोज करोगे बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रीपोजीशन। तो इसका मतलब पहले मुझे प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लूंगा बुक वैल्यू ऑफ असेट, यानी मेरी बुक्स में असेट की क्या वैल्यू चल रही है, और फिर मैं लिखूंगा repossessed वैल्यू ऑफ असेट, जितने पर रिपोजेस्ड हुआ, और इसका जो डिफरेंस होगा वही मेरे पास क्या कहलाएगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन कहलाएगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन। ये लीजिए, अब इस प्रॉफिट और लॉस के द्वारा असेट अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ लॉस, अगर रिपोजिशन पर हमें लॉस हुआ है तो एंट्री डाल दी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। और इन केस ऑफ प्रॉफिट, स्क्रॉल अप इन केस ऑफ प्रॉफिट एंट्री क्या डाल दोगे, असेट अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लीजिए, ये दो एंट्रियां आपकी हो जाएंगी। तो हायर परचेजर में रीपोजीशन की अकाउंटिंग कंप्लीट है। एक बार वापस से समराइज करता हूं, मेरी बात को बिल्कुल धीरे धीरे ध्यान से सुनोगे। देखिए, इन केस अगर हायर परचेजर अगर डिफॉल्ट कर देता है, तो डिफॉल्ट के केस में अब हायर वेंडर के पास एक राइट होता है कि वो उस गुड्स को जो उसने हायर परचेज सिस्टम पर दिया था वो उसे रीपोजेस कर सकता है। रीपोजीशन के दो तरीके हैं, कंप्लीट रीपोजीशन और पार्शियल रीपोजीशन। सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कंप्लीट रीपोजीशन, और कंप्लीट रीपोजीशन में भी मैंने डिस्कशन किया है हायर परचेजर की बुक्स, कि हायर परचेजर कंप्लीट रीपोजीशन की अकाउंटिंग को कैसे करेगा। पहले हम एक एग्जांपल करेंगे इसका, फिर हम उसी एग्जांपल को हम हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों के लिए करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एग्जांपल अभी लिखवा रहा हूं। अभी हम उसी एग्जांपल में पहले हायर परचेजर की अकाउंटिंग करेंगे, फिर मैं आपको हायर वेंडर समझाऊंगा, और देन हम हायर वेंडर की अकाउंटिंग भी उसी एग्जांपल में करेंगे। तो आइएगा, लिखेंगे एक एग्जांपल। एल लिमिटेड परचेज a machine on
1 जनवरी 2001, on hire purchase system. From H Limited. L लिमिटेड ने H लिमिटेड से हायर परचेज सिस्टम पर एक असेट खरीदी है। तो L जो बना वो तो हायर परचेजर बन गया और H जो बना वो हायर वेंडर बन गया। The cash price of machine was ₹14,892। ये आपके पास मशीन की कैश प्राइस है। डाउन पेमेंट हुआ आपका 4,000। 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट है 4,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन है 10% ऑन WDV। L लिमिटेड failed to pay the installment इकतीस 12/2002 and H limited repossessed the machine। show necessary accounts in the books of L limited। ये लीजिए, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। देखिएगा, अब हमने कंप्लीट रीपोजीशन का एक एग्जांपल लिया है। देखिएगा, आपने गुड्स खरीदा है 1 जनवरी 2001 को, तो इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो गई होगी 31/12/1 पर, जिसका आपने पेमेंट कर दिया, और 31/12/2 पर जो इंस्टॉलमेंट जानी थी उस समय आपने डिफॉल्ट किया है, यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर आपका क्या हुआ है, डिफॉल्ट हुआ है। आइएगा, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, जो हमारी स्टेप 1 थी। मुझे एक बात बताइएगा,
क्या यहां पर तीनों चीजें गिवन है आपको? हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारी टेबल नंबर 1 बनेगी। इंटरेस्ट टेबल, ये डेट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अनपेड कैश प्राइस, इस पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर हमें इंस्टॉलमेंट दी हुई है, इससे हम प्रिंसिपल पेमेंट निकाल लेंगे। प्रिंसिपल पेमेंट बोल दूं या कैश प्राइस का पेमेंट, और फिर हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस कैश प्राइस। सबसे पहले 1 जनवरी 1, इस दिन आपके पास कैश प्राइस का ओपनिंग बैलेंस था 14,892। आज के दिन कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट जो 4,000 दी गई है वो पूरी की पूरी प्रिंसिपल के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी। 10,892 आपके पास बना। 31/12/01, डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,892। इस पर 5% इंटरेस्ट निकालिए, 545। 4,000 की इंस्टॉलमेंट, 3455। 10,892 माइनस 3455, ये लीजिए। 31/12/02 7437 इंटू 5%, 4,000 माइनस 372, 7437 माइनस 3628। बस इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट के डिफॉल्ट होने पर जब आपका गुड्स ही रिपोजेस्ड हो गया तो आगे ना तो कोई इंटरेस्ट लग सकता है ना कोई और पॉइंट है। तो मैंने टेबल वहीं तक बनाई जब तक मेरा गुड्स रिपोजेस्ड नहीं हुआ। सर, हाँ जी बोलो। सर इसमें ना, सर इसमें जो अपन की 31st की जो इंस्टॉलमेंट थी तो उसपे अपन ने इंटरेस्ट क्यों निकाला? उस टाइम पे तो वो रिपोजेस्ड हो गई ना। 31/12 को हुई तो पूरे साल भर तो यूज की ना हमने, हाँ तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना उसे। हाँ, पर सर इसमें तो लिखा हुआ है ना कि पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन। हाँ तो आप समझे नहीं, तो इंटरेस्ट की अकाउंटिंग तो करूंगा ना। अच्छा, मुझे एक बात इस साल की करेंगे मतलब। मुझे एक बात बताओ, डिफॉल्ट भले ही कर दिया बट आज मैं ये तो देखूंगा ना कि कितना पैसा उससे मैं मांगता था। हाँ तो इंटरेस्ट तो ड्यू तो करूंगा ही ना। ड्यू कर दिया बट रिसीव नहीं होगा तो लॉस बुक हो जाएगा बाद में। हाँ सर। तो लीजिए मैंने पहली स्टेप लगा दी। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या किया है, मैंने अप टू द डेट ऑफ डिफॉल्ट तक के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली। आइए अब बुक्स ऑफ एल लिमिटेड में 2 अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से अकाउंट? पहला तो बनेगा मशीन अकाउंट,
असेट अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट बना? तो मशीन असेट ही तो होती है भाई। और दूसरा बनेगा एच लिमिटेड अकाउंट। ये लीजिए, चलिएगा अब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे आराम से। मैंने आपको स्टेप नंबर 2 बताई थी कि जब तक डिफॉल्ट की डेट ना आ जाए तब तक अकाउंटिंग यूजुअल मैनर में चलाओ। तो सबसे पहले जब हमने एग्रीमेंट किया था 1 जनवरी को, तो मैंने पहली एंट्री पास की होगी असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 1 जनवरी 2001 को टू एच लिमिटेड। असेट की जो टोटल कैश प्राइस थी 14892 से ये एंट्री हो गई होगी। यहां जाओ, 1 जनवरी 2001 को यहां बाय मशीन आ गया होगा 14892। आज इमीडिएटली मैंने डाउन पेमेंट किया है, तो हायर वेंडर टू बैंक 4000 का मैंने डाउन पेमेंट कर दिया। अब पहले साल का ईयर एंड आएगा, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करोगे बाय इंटरेस्ट। पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट मैंने निकाला था 545, तो लीजिए 545 का इंटरेस्ट आ गया। और 31/12/2001 पर ही मैंने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया तो टू बैंक। ये लीजिए, और बाकी का बैलेंस निकाल लेते हैं। वन 4892 प्लस 545 माइनस 8000, 7437 मेरा बैलेंस आया। ये लीजिए, ये फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया। क्लियर यहां तक? इकतीस 12 डेप्रीसिएशन की रेट क्या है आपकी? 10%। बाय डेप्रीसिएशन 1489 आ गया। वन 4892 माइनस 4 1340। ये लीजिए, ये फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। 1 जनवरी 2002 को बैलेंस उतार लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आ जाइए इधर। 1 जनवरी 2002 को
आपका जो बैलेंस था अब ये साल भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि जब ड्यू डेट आई होगी तभी पता लगेगा कि उसने डिफॉल्ट किया है। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू कर दो, क्योंकि भैया इंटरेस्ट तो बनेगा ही बनेगा। सर मतलब अब ये वाला इंटरेस्ट ड्यू करेंगे पर उसने दिया नहीं है। हाँ जी, तो बट ड्यू तो करोगे ना। हाँ। इंटरेस्ट कितना निकाला था अपन ने सेकंड वाला? 370। 72। अगर पूरे साल आपने असेट यूज की है तो क्या उस पर डेप्रीसिएशन भी लगा होगा? हाँ सर। तो 31/12/2 पर एक एंट्री यहां भी हो जाएगी बाय डेप्रीसिएशन। 1340। बाय डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा? 1340। बस अब हम आगे डिफॉल्ट की अकाउंटिंग पर, जो अब हमें सीखना है। अब मैंने आपको क्या लिखवाया ये देखो आप। जैसे ही डिफॉल्ट होगा, हायर परचेजर उसकी बुक्स में ओपन किए गए दोनों अकाउंट को क्लोज करेगा। सबसे पहले हायर वेंडर क्लोज होगा, बिना उसको क्लोज किया आप असेट पर मत जाना। हायर वेंडर पर आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, हायर वेंडर मुझसे अभी कितने पैसे मांगता है? तो हायर वेंडर बोलेगा देख भैया 7437 तो तेरा ओपनिंग ड्यू चल रहा था, प्लस इस बार का इंटरेस्ट बना 372 का, तो मैं तुझसे कितने रुपए मांगता हूं? 7809। मैंने आपको क्या बोला वो देखो। अब आप, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हायर वेंडर को क्लोज कर दो बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस। यानी आज डिफॉल्ट के टाइम पर हायर वेंडर के अकाउंट में जितना भी बैलेंस चल रहा है, फिर लाइन से सुनना ध्यान से, आज डिफॉल्ट यानी रीपोजीशन के टाइम पर हायर वेंडर अकाउंट में जितना भी बैलेंस चल रहा है, पूरा का पूरा बैलेंस असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। लीजिए, हायर वेंडर को अगर मुझे क्लोज करना है 31/12/2, एंट्री डाल दूंगा हायर वेंडर टू मशीन। सेवन 7809 खत्म। हायर वेंडर अकाउंट क्लोज हो गया। लीजिए, रूल बस इतना सा चेंज हो गया। डिफॉल्ट के केस में चूंकि आपका गुड्स हायर वेंडर ने रीपोजेस कर लिया, तो हायर वेंडर अकाउंट में जितना भी बैलेंस बनता है वो पूरा का पूरा बैलेंस असेट में ट्रांसफर कर दो। तो असेट अकाउंट में भी इसकी एंट्री हो जाएगी बाय हायर वेंडर के नाम से। बाय एच लिमिटेड 7809। अब नेक्स्ट एंट्री, प्रॉफिट और लॉस निकालो और क्लोज कर दो असेट अकाउंट को। हालांकि निकालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आप ये असेट अकाउंट जब क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। तो आप यहां पर लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकाल दो। 425। और लॉस यहां आ जाएगा लॉस ऑन रिपोजीशन। निकाल दीजिए 13 425। माइनस 1340 और माइनस 7809 42। ये लीजिए, रिपोजीशन की अकाउंटिंग हो गई हायर परचेजर की बुक्स में। हायर परचेजर को बस इतना सा ही करना है। सबसे पहले वो डिफॉल्ट के टाइम पर हायर वेंडर को क्लोज करेगा
और हायर वेंडर के अकाउंट में जितना भी बैलेंस है वो असेट में ट्रांसफर कर दो। वो असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और फिर असेट अकाउंट को पीएनडल के थ्रू क्लोज कर दो। बस इतना सा ही काम आपको करना है। पहले हायर वेंडर को क्लोज करो और हायर वेंडर के अकाउंट में जितना भी बैलेंस है उस बैलेंस को आप कहां ले जाओ, असेट अकाउंट में, एंड देन फिर असेट अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर पीएनडल के थ्रू क्लोज कर दो। ये है कंप्लीट रिपोजिशन की अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। देख लीजिए इसको आराम से एक बार। सर एक बार एच लिमिटेड वाला अकाउंट भी। हाँ जी, ये लो। बताइए, क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा ट्रीटमेंट है। डिफॉल्ट होते ही सबसे पहले हायर वेंडर को बंद करो और हायर वेंडर में जितना भी बैलेंस है वो असेट अकाउंट में ले जाओ और फिर अल्टीमेटली असेट अकाउंट को क्लोज कर दो थ्रू द पीएनडल। चलें आगे, आइएगा। अब हम बात करते हैं बुक्स ऑफ हायर वेंडर। अकाउंटिंग इन दी हायर वेंडर। अब हायर वेंडर अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेगा? तो देखिएगा, हायर वेंडर ने अपनी बुक्स में एक ही अकाउंट ओपन किया होगा और वो होगा हायर परचेजर। तो भैया सीधी सी बात है, जब मैं उसका गुड्स ले आया तो क्या अब एक तरह से आप समझ रहे हो जो हायर परचेजर है वो मेरा डेटर है कि नहीं है? मैं हायर परचेजर से पैसे मांगता हूं कि नहीं मांगता हूं? हाँ सर। तो भैया अब जब मैं उसका गुड्स ही ले आया तो क्या वो मुझे और पैसे देगा क्या? नहीं। तो बस नहीं। यहाँ पर भी एक ही काम करना है। हायर वेंडर की बुक्स में एक अकाउंट ओपन होगा हायर परचेजर। वी हैव टू क्लोज द हायर परचेजर अकाउंट। और क्लोज करने के लिए यहां एक नए अकाउंट को काम में लिया जाता है। तो पहले लिखो, तो एक मिनट रुकना है। तो लीजिएगा, हायर वेंडर में क्या होगा, स्टेप 1, all entries up to date of default, all entries up to date of default remains the same। यानी जब तक डिफॉल्ट नहीं हो जाएगी तब तक सारी एंट्रियां क्या रहेंगी, आपकी सेम रहेंगी। कोई एंट्री चेंज आपकी नहीं होने वाली है। स्टेप 2, क्लोज हायर परचेजर अकाउंट। अब आपकी बुक्स में आपने एक ही अकाउंट ओपन कर रखा है जिस अकाउंट का नाम है हायर परचेजर अकाउंट। तो आप हायर परचेजर अकाउंट को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। कैसे करोगे? तो लिखो, टू क्लोज
this account. To close this account, balance in hire purchaser. हायर परचेजर के अकाउंट में जितना भी बैलेंस है शुड बी ट्रांसफर्ड टू a separate account called goods repossessed account. ये पैसा एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ये लीजिए, सिंपल सा पॉइंट है। हायर वेंडर की बुक्स में एक ही अकाउंट चल रहा है, हायर परचेजर का अकाउंट। तो आप क्या करोगे, हायर परचेजर के अकाउंट को क्लोज करोगे। तो डिफॉल्ट के टाइम पर हायर परचेजर में जितना भी बैलेंस ड्यू है वो पूरा का पूरा बैलेंस कहां ट्रांसफर कर दोगे, एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे जिसका नाम होगा गुड्स रीपजेस्ड अकाउंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, गुड्स repossessed अकाउंट डेबिट। टू हायर परचेजर अकाउंट। ये लीजिए, हायर परचेजर का अकाउंट क्लोज हो गया। हायर वेंडर ने चूंकि वो गुड्स वापस ले लिया तो वो एक नया अकाउंट ओपन कर देता है जिस अकाउंट का नाम होता है गुड्स रीपजेस्ड अकाउंट। तो वो बोलेगा कि भैया मेरे पास गुड्स वापस आ गया और जो हायर परचेजर था अब मैंने उसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि उससे अब मैं कोई भी पैसा नहीं मांगूंगा। अब आपके पास गुड्स आ गया। आइए स्टेप 3, if repossessed goods need some repair, क्या बोल रहे हो, ये अकाउंट कब तक हायर वेंडर की बुक्स में चलता है, मतलब क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रही हूँ जैसे कि ये जो नया अकाउंट खुला है ना हाँ हायर जी। वेंडर की, तो सर ये मतलब कब तक चलेगा अरे उसके तो ये तो अकाउंट्स में? बताने तो दो मुझे, अभी मैंने खत्म थोड़ी कर दिया। मैंने क्या बोला, हायर परचेजर के अकाउंट को क्लोज करना है और एक नया अकाउंट ओपन करना है। अभी मैंने नए अकाउंट की ट्रीटमेंट नहीं समझाए, मुझे खत्म करने दिया करो। मुझे एकदम से क्वेरी आ जाती है ना, पता है बाकी बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हो गया। अभी मैंने क्या बोल रहा हूं, जैसे ही डिफॉल्ट हुआ तब तक ये अकाउंट थोड़ी था आपकी बुक्स में। तब आपकी बुक्स में केवल एक ही अकाउंट चल रहा था, हायर परचेजर। तो मैंने ये बोला कि डिफॉल्ट के टाइम पर हायर परचेजर का अकाउंट क्लोज कर दो और एक नया अकाउंट ओपन कर दो जिस अकाउंट का नाम होगा गुड्स रीपजेस। अब आगे जो अकाउंटिंग लिखवा रहा हूं वो गुड्स रीपजेस की अकाउंटिंग चलेगी। इफ repossessed goods need some repair, if repossessed goods need some repair before resale,
भाई सीधी सी बात है, एक मशीन आपके पास वापस आ गई तो आप कोशिश करोगे कि उसे वापस बेच दूं, लेकिन बेचने से पहले आपको रिपेयर करवानी पड़ गई। क्यों? क्योंकि हायर परचेजर ने जब उस असेट को यूज किया तो हो सकता है उसमें कुछ खराबियां आ गई हो सकता है उसमें कुछ पार्ट अब आपको चेंज करना है। एक तरह से अब आपके पास एक सेकेंड हैंड गुड्स आ गया, तो भाई सेकेंड हैंड गुड्स भी तो मार्केट में बिकते हैं, तो हायर वेंडर उसको रीसेल करेगा। अब रीसेल करने से पहले पॉसिबिलिटी है कि वो उस पर कुछ रिपेयर करवाए, तो रिपेयर करवाएगा तो एंट्री पास करेगा गुड्स repossessed अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस पर्टिकुलर अकाउंट में चार्ज हो जाएगा रिपेयर का खर्चा। ये लीजिए, और ये अकाउंट बंद हो जाएगा अगर इसको आप बेच देते हो। जब तक नहीं बेचोगे तब तक ये अकाउंट ओपन रहेगा, और सेल होते ही जो रीपजेस्ड अकाउंट है वो खत्म हो जाएगा आपका। अब आपने क्या कर दिया, सेल ऑफ रीपजेस्ड गुड्स। एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट गुड्स रीपजेस्ड अकाउंट। सेल कर दिया तो सेल ऑफ रीपजेस्ड गुड्स, तो जितने में बिका तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू रीपजेस्ड गुड्स। अब ये भी हो सकता है जब आप रीसेल करो तो कुछ फायदा या नुकसान हो जाए कि भैया आपकी बुक्स में जो वैल्यू चल रही थी आपने उससे कम में बेचा क्योंकि सेकेंड हैंड माल था, या हो सकता है कि उसकी डिमांड बहुत अच्छी थी तो आपने उसको ज्यादा में बेच दिया। भाई बेचा सेकेंड हैंड माल है, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स भी हो सकता है प्रॉफिट या लॉस में बिक जाए, तो अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसकी एंट्री कर दोगे। ये एंट्री तो हो गई आपकी सेल वैल्यू पर, ठीक है, बात समझ रहे हो। सेल वैल्यू पर आपकी एक एंट्री हो जाएगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपजेस्ड अकाउंट। ठीक है, आगे का हम बाद में कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस की एंट्री और इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाइम हो गया क्योंकि